नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, अतीत की गहराइयों में। हाँ बिल्कुल। हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की, और ये चर्चा उन दस्तावेजों, उन नोट्स पर आधारित होगी जो हमारे पास है। सही। मकसद ये है कि हम समझें कि हमारी जड़ें कितनी पुरानी हैं, वो शुरुआती दौर कैसा था, और ये भी कि हम उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं। और यहीं पर स्रोतों का महत्व आता है। इतिहास जानने के साधन, स्रोत, हाँ। ये वो सबूत हैं, वो निशानियां जो हमें गुजरे वक्त के बारे में बताती हैं। जैसे कोई पुरानी किताब हो, जमीन से निकली कोई चीज, या किसी यात्री का लिखा हुआ कुछ। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर हम अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये काम हमेशा रोमांचक होता है। हाँ, ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों से शुरू करते हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि प्राचीन भारत को जानने के कई तरीके हैं। साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक हैं, और विदेशी विवरण भी हैं। बिल्कुल। पहले साहित्यिक स्रोतों को देखें। इनमें वेदों का जिक्र सबसे पहले आता है। ये क्या है, सिर्फ पूजा पाठ की किताबें? नहीं नहीं, वेद उससे कहीं ज्यादा हैं। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस युग के समाज, उनकी सोच, उनके जीवन का आईना है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना माना जाता है। अच्छा, ऋग्वेद। हाँ, इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं। फिर है सामवेद, जिसका संबंध संगीत से है, मतलब उन ऋचाओं को कैसे गाया जाए। संगीत, दिलचस्प। फिर यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञों की विधियां वगैरह हैं। और चौथा है अथर्ववेद, जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगता है। अथर्ववेद, उसमें क्या खास है? उसमें आम लोगों के विश्वास, जादू टोना, दवा दारू, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। यहां तक कि शासन कैसे चले, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र भी है। अरे वाह, मतलब सिर्फ देवी देवता नहीं, आम जिंदगी और राजनीति भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। और वेदों को ठीक से समझने के लिए बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक और उपनिषद आए। हाँ, उपनिषदों के बारे में मैंने सुना है। कहते हैं 108 हैं और उनमें बहुत गहरा ज्ञान है, जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड, इन सब पर। एकदम सही। उपनिषदों में भारतीय दर्शन अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। लेकिन इतिहास सिर्फ ऊंचे दर्शन से नहीं बनता ना, आम आदमी की भी कहानी होती है। सही बात है। और यहीं पर पुराणों का महत्व आता है। 18 मुख्य पुराण हैं, जिनमें मत्स्य पुराण को काफी पुराना माना जाता है। पुराण, इनमें क्या होता है? कथा कहानियां? हाँ, कथाएं हैं, राजाओं की वंशावलियां हैं, दुनिया कैसे बनी, युग कैसे बदलते हैं, ये सब बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उस ज्ञान को आम लोगों तक, यहाँ तक कि महिलाओं तक पहुंचाते थे, जिनके लिए शायद वेदों का अध्ययन उतना सुलभ ना रहा हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। फिर स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति, जो उस समय के सामाजिक नियम कानून बताती हैं। और हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, इन्हें भी ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। हाँ, सिर्फ कहानियों के तौर पर नहीं, बल्कि उस दौर के समाज, राजनीति, युद्ध नीति, नैतिक मूल्यों को समझने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, ये सब हमें उस समय की एक तस्वीर देते हैं। हाँ, और इनके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हैं, जैसे बौद्धों का त्रिपिटक, जो पाली भाषा में है, और जातक कथाएं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। अच्छा, जातक कथाएं। ये उस समय के समाज, लोगों के रहन सहन पर काफी रोशनी डालती हैं। इसी तरह जैन धर्म के आगम ग्रंथ हैं, जैसे भगवती सूत्र, जिनमें महावीर स्वामी और दूसरे तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो धार्मिक साहित्य तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्या धर्म से हटकर भी कुछ लिखा गया? मतलब राजनीति पर, समाज पर? इन दस्तावेजों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नाम है, मौर्य काल का बताया गया है इसे। अर्थशास्त्र, ये तो एक असाधारण ग्रंथ है। हाँ। ये सीधे सीधे बताता है कि राज कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है, कानून व्यवस्था कैसी हो, यहाँ तक कि जासूसी और कूटनीति के बारे में भी। ये हमें मौर्यकालीन प्रशासन और समाज की एक बहुत ही यथार्थवादी, प्रैक्टिकल तस्वीर दिखाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ आदर्श बातें नहीं, बल्कि असलियत। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा कालिदास जैसे महान कवियों और नाटककारों की रचनाएं हैं, या दक्षिण भारत का संगम साहित्य है। ये सब हमें उस समय की संस्कृति, कला और जीवन के बारे में बताते हैं। ये तो हुई अपने यहाँ की बातें। लेकिन कुछ लोग बाहर से भी तो आए थे भारत में, यूनानी, चीनी, अरबी। हाँ। उन्होंने भी तो कुछ लिखा होगा। हाँ। दस्तावेज मेगास्थनीज की इंडिका का जिक्र करते हैं। हाँ, विदेशी यात्रियों के विवरण बहुत कीमती होते हैं।
वो हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं ना। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य दरबार में। हाँ, उसकी किताब इंडिका अब पूरी तो नहीं मिलती, लेकिन बाद के लेखकों ने उसके जो अंश दिए हैं उनसे पाटलिपुत्र शहर, उस समय के समाज, राजा के जीवन, इन सब के बारे में पता चलता है। तो ये भरोसेमंद होते हैं? देखिए, कुछ हद तक। कभी कभी सुनी सुनाई बातें भी लिख देते हैं या अपनी समझ के हिसाब से चीजों को देखते हैं, तो थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि रखनी पड़ती है। ठीक है। और चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग का भी नाम है? हाँ, ये बौद्ध भिक्षु थे जो धर्म ग्रंथों की खोज में और पवित्र स्थानों की यात्रा करने भारत आए थे। फाहियान गुप्त काल में आया और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में। हुएनसांग ने तो खासकर नालंदा विश्वविद्यालय का इतना बढ़िया वर्णन किया है। नालंदा, मैंने सुना है उसके बारे में बहुत। ब्रूनी, उसकी किताब किताबुल हिंद को तो बहुत अहम बताया जाता है। और सही बताया जाता है। अल-बिरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ आया था, लेकिन वो सिर्फ एक हमलावर के साथ नहीं आया। उसने यहाँ रहकर संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखी? हाँ, और फिर यहाँ के धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, रीति रिवाज, समाज, हर चीज का बहुत गहराई से और जहां तक हो सका निष्पक्ष होकर अध्ययन किया। उसकी किताब उस समय के भारत को समझने के लिए एक अनमोल स्रोत है। गजब है। बाद में 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया। उसका यात्रा वृत्तांत रेहला भी बहुत जानकारी देता है। तो ये बाहरी स्रोत हमारी जानकारी को पुख्ता करते हैं, कभी कभी उसे चुनौती भी देते हैं और कई बार ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे अपने ग्रंथों में शायद न मिले। ये तो कमाल है। मतलब कितनी अलग अलग जगहों से जानकारी जुटानी पड़ती है इतिहास लिखने के लिए। अच्छा, अब आते हैं उन सबूतों पर जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब पुरातत्व। हाँ, आर्कियोलॉजी। दस्तावेज कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे और एक नाम और है, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। आप सोचिए, सदियों से पत्थर पर कुछ निशान खुदे हैं, लोग देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखा है। फिर जेम्स प्रिंसेप आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, और वो मेहनत करके 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी लिपि? हाँ, और अचानक सम्राट अशोक बोलने रखते हैं। उनके फरमान, उनके धम्म का संदेश, उनके साम्राज्य का विस्तार, सब कुछ सामने आ जाता है। ये भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली खोज थी। और कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की नींव रखी, जिससे व्यवस्थित तरीके से खुदाई और खोज का काम शुरू हुआ। तो ये पुरातत्व में क्या क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, पुरानी इमारतें, मूर्तियां? हाँ, ये सब। अभिलेख यानी पत्थरों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों पर खुदे हुए लेख। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये राजाओं के आदेश हो सकते हैं, किसी ने जमीन दान दी उसका रिकॉर्ड हो सकता है, या किसी के विजय का गुणगान। अशोक के शिलालेख तो सबसे मशहूर हैं ही, जो कई लिपियों में मिले हैं, है ना? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामिक। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था और कितना विविध था। इनके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ये सब हमें सीधे उस समय के शासकों और घटनाओं की जानकारी देते हैं। और सिक्के, उनका क्या रोल है? इनके अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहा गया है। अच्छा, कैसे? उनसे पता चलता है कि कौन सा राजा कब राज कर रहा था, उसका साम्राज्य कहाँ तक था, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन सी धातु इस्तेमाल हो रही थी। कभी कभी सिक्कों पर बनी तस्वीरों या चिन्हों से राजा के धर्म, उसकी उपाधियों का भी पता चलता है। भारत में बहुत पुराने सिक्के मिले हैं जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। आहत सिक्के? हाँ, उन पर सिर्फ कुछ निशान ठोक कर बनाए जाते थे, कोई लिखावट नहीं होती थी। बाद में यूनानियों के प्रभाव से राजाओं के नाम और तस्वीर वाले सिक्के बनने लगे। तो सिक्के भी इतिहास की कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। ठीक है, तो हमने स्रोतों को समझा, साहित्यक, पुरातात्विक, विदेशी विवरण। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। इन दस्तावेजों में इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हाँ, ये विभाजन लिखने की कला के आधार पर है। प्रागैतिहासिक मतलब जब इंसान लिखना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक मतलब लिखना तो जानता था पर हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे हड़प्पा की लिपि। ओह हाँ, हड़प्पा लिपि। और ऐतिहासिक काल वो है जब से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। समझ गई। तो प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, यानी पत्थर का युग। इसमें भी पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ये क्या है?
ये पत्थर के औजारों के विकास और जीवन शैली में बदलाव के चरण हैं। पूरा पाषाण मतलब पुराना पत्थर युग। इंसान शिकारी था, खाना बदोश था, पत्थर के मोटे भद्दे औजार इस्तेमाल करता था। हाँ, आग जलाना उसने इसी दौर में सीख लिया था। आग, ये तो बड़ी खोज थी। बिल्कुल। फिर आया मध्य पाषाण काल। इसमें पत्थर के औजार छोटे और ज्यादा कारगर हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। और फिर आया नवपाषाण काल, नया पत्थर युग। और ये सिर्फ औजारों की बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। नवपाषाण क्रांति मतलब? इन दस्तावेजों में भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र है, जहां हजारों साल पुराने चित्र मिले हैं। और मेहरगढ़ का भी, जहां कहते हैं लगभग 7000 ईसा पूर्व में खेती शुरू हुई थी, गेहूं और जौ की। हाँ, भीमबेटका मध्य प्रदेश में की गुफाएं तो अद्भुत हैं। वो हमें हजारों साल पहले के लोगों की जिंदगी दिखाती हैं। शिकार, नाच गाना, जानवर। और मेहरगढ़ अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। यही नवपाषाण क्रांति है। इंसान ने पहली बार अनाज उगाना और जानवरों को पालना सीखा। तो इसका मतलब वो अब शिकारी नहीं रहा? शिकार तो शायद तब भी करता रहा होगा, पर अब वो खाने के लिए सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं था। वो खुद भोजन पैदा कर सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो एक जगह टिक कर रहने लगा, बस्तियां बनी, गांव बसे। यहीं से सभ्यता की नींव पड़ी। वाह, मतलब खेती ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। रॉबर्ट ब्रूस फूट जैसे लोगों ने ही भारत में सबसे पहले इन पाषाण औजारों को पहचाना था। और मध्य प्रदेश में हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म भी मिला है, जो भारत में प्राचीन मानव उपस्थिति का प्रमाण है। और इस सफर में अगला पड़ाव आता है सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 2400 से 1700 ईसा पूर्व। कांस्य युग। दस्तावेज जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है इनका नगर नियोजन। कमाल का। हाँ, वो तो है। ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, पक्की ईंटों के बने मकान जिनमें बाथरूम भी होते थे, और सबसे हैरत अंगेज ढकी भी नालियों का जाल, वो भी आज से 4500 साल पहले। बिल्कुल। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं से शहरी योजना के मामले में कहीं ज्यादा विकसित लगती है। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, हाँ, वो ग्रेट बात। वो सिर्फ नहाने के लिए नहीं लगता, शायद कोई धार्मिक महत्व रहा हो उसका। वहां बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं। हड़प्पा में भी 6 अन्न भंडार एक कतार में मिले हैं। ये दिखाता है कि उनके पास अनाज संग्रह करने की एक व्यवस्थित प्रणाली थी। और ये सब सिर्फ मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में ही नहीं, पूरे इलाके में एक जैसा था। मतलब ईंटों का साइज भी एक जैसा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ईंटों का अनुपात आमतौर पर 4:2:1 होता था। तौल के लिए बाट होते थे, अक्सर क्यूब के आकार के, जो 16 के अनुपात में चलते थे। ये सब किसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। राखीगढ़ी हरियाणा को भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ना? हाँ, हाल की खोजों से राखीगढ़ी का महत्व काफी बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग थे कैसे? मतलब क्या मानते थे, क्या पूजा करते थे? यहाँ पशुपति मोहर का जिक्र है और मातृ देवी की मूर्तियां बहुत मिली हैं। हाँ, मोहरों और मूर्तियों से उनके धार्मिक विश्वासों का कुछ अंदाजा लगता है। एक मोहर पर एक योगी जैसी आकृति है, जिसके सिर पर सींग है और चारों ओर जानवर है। इसे कुछ विद्वान शिव का आदि रूप या पशुपति मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि मेसोपोटामिया या मिस्र की तरह यहाँ बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। ये बात सही है, और थोड़ी अजीब भी। कोई ऐसी भव्य इमारत नहीं मिली जिसे आइनडोइटिक यानी स्पष्ट रूप से मंदिर कहा जा सके। हो सकता है पूजा घरों में या खुले में होती हो। लोथल और कालीबंगन जैसी जगहों से अग्निकुंड या वेदियां जरूर मिली हैं, जो शायद किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती हों। और उनकी लिपि, वो तो आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, सिंधु लिपि को पढ़ना इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये चित्रात्मक लिपि है जिसमें करीब 400 अलग अलग निशान हैं। ये शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, जिसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। तो जब तक ये पढ़ी नहीं जाती, हम उनकी भाषा, उनके विचार, उनका साहित्य कुछ नहीं जान सकते। सीधे तौर पर नहीं, हमें उनकी चीजों, उनके शहरों, उनकी कलाकृतियों से ही अंदाजा लगाना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। लेकिन हाँ, उनके व्यापार के बारे में हमें काफी पता है। उनकी मोहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं। व्यापार भी करते थे दूर दूर तक। हाँ बिल्कुल। लोथल गुजरात में एक पूरा बंदरगाह और गोधीबाड़ा मिला है, जो समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। वो शायद मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन के साथ व्यापार करते थे। इन दस्तावेजों में एक सूची है प्रमुख स्थलों की। हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी,
चन्हुदड़ो, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, ढोलावीरा गुजरात। धोलावीरा को तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल गया है। हाँ, धोलावीरा अपने अनोखे जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। और ये सभ्यता फैली कहाँ तक थी? नक्शे में तो बहुत बड़ा इलाका दिख रहा है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतका गैंडौर, बलूचिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक। हाँ, इसका फैलाव बहुत विशाल था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उस समय की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ा इलाका। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों पर ध्यान दिया था। फिर 1920 के दशक में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। और फिर सर जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को इस नई प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया। तो इसका अंत कैसे हुआ? ये शहर वीरान कैसे हो गए? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर बहस चलती रहती है। पहले एक थ्योरी थी कि बाहर से आर्यों ने आकर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया, पर अब इस थ्योरी को ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। तो फिर क्या हुआ होगा? अब ज्यादा जोर पर्यावरणीय कारणों पर दिया जाता है। हो सकता है जलवायु में बड़ा बदलाव आया हो, बारिश कम हो गई हो, सरस्वती जैसी नदियां सूख गई हों, या शायद बाढ़ें आई हों, या जमीन की उर्वरता कम हो गई हो। शायद कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे हों। ये भी याद रखना चाहिए कि ये कांस्य युग की सभ्यता थी, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। घोड़े के बारे में क्या वे घोड़ा इस्तेमाल करते थे? इस पर भी विवाद है। सूरकोटदा, गुजरात से घोड़े की हड्डियां मिलने का दावा किया गया है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि वो शायद असली घोड़े की नहीं है या बाद के समय की हैं। आमतौर पर माना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। हाँ, हड़प्पा। तो शायद खंडेहर या गांव दिमाग में आते हैं, पर ये लोग तो अरे कमाल के शहर बसाए बैठे थे। बिल्कुल। पक्की ईंटें, एकदम सीधी कतार में बने घर, चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, और वो ड्रेनेज सिस्टम गजब का। हाँ, वो तो सच में लाजवाब था। और मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ, या फिर बड़े बड़े अनाज के भंडार। हाँ, उन्हें देखकर ही लगता है कि सब कुछ कितने प्लान से, कितने व्यवस्थित तरीके से होता था। ये कोई मामूली बसावट नहीं थी। सही कहा। ये प्लानिंग दिखाती है कि उनके समाज कितना व्यवस्थित और शायद कुशल प्रशासन वाला रहा होगा। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हमें हथियार बहुत कम मिले हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मूर्तियां खूब मिली हैं, खासकर देवी या नारी जैसी दिखने वाली मूर्तियां। तो इससे कुछ इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा रहा होगा, या कम से कम ये लोग शांति से रहना पसंद करते थे। ये तो दिलचस्प है। और पूजा पाठ का क्या? पूजा पाठ के संकेत भी मिलते हैं। एक मोहर पर एक योगी जैसी आकृति है, कुछ लोग उसे पशुपति कहते हैं। पीपल के पेड़, बैल, इनकी आकृतियां भी अहम लगती हैं, पर मंदिर जैसी कोई इमारत नहीं मिली अब तक। मंदिर नहीं मिले, ओके। और वो तावीज भी तो मिले हैं। हाँ, तावीज भी मिले हैं। तो लगता है जादू टोने या शायद बुरी नजर से बचने वगैरह में भी विश्वास रहा होगा उनका। अच्छा, और इनका रोजगार क्या था? खाते पीते कैसे थे ये लोग? मतलब जिंदगी कैसे चलती थी? देखिए, खेती तो मुख्य थी। गेहूं, जौ, ये सब फसलें उगाते थे। पशु भी पालते थे। और कमाल की बात यह है कि ये लोग सिर्फ अपने आसपास ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया यानी आज का जो इराक है। अरे वाह, इतनी दूर? हाँ, उतनी दूर तक व्यापार करते थे। इसका सबूत यह है कि वहां हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। कमाल है। और व्यापार के लिए सही नापतोल जरूरी है ना। बिल्कुल। तो इनके बाट बड़े कमाल के थे। एक सटीक सिस्टम था जो 16 के अनुपात में चलता था। 16 के अनुपात में। पर एक चीज जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करती है, वो है इनकी लिखावट। हाँ, वो लिपि। कुछ तस्वीरें, कुछ निशान, पर हम आज तक समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते थे। इसे पढ़ना तो प्राचीन भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिल्कुल। और एक और बात, अंतिम संस्कार भी अलग अलग तरीके से करते थे। कहीं दफनाते थे, कहीं जलाते थे। अच्छा। बिल्कुल। और फिर इन शानदार शहरों के गायब होने के बाद तस्वीर काफी बदल जाती है। हम आते हैं वैदिक काल में। हाँ, वैदिक काल। ये वो दौर है जब माना जाता है कि आर्य लोग इस इलाके में आए, शायद मध्य एशिया से, जैसा मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का मानना है ना? हाँ, ये थ्योरी काफी प्रचलित है। और शुरुआत का जो ऋग्वैदिक काल है, मतलब लगभग 1500 से 1000 ई पूर्व, वो हड़प्पा की शहरी सभ्यता से एकदम अलग था। ज्यादातर ग्रामीण, कबीलाई। लोग गायों और घोड़ों को बहुत महत्व देते थे।
पशुचारण अहम था। समाज की बनावट भी अलग रही होगी फिर। हाँ बिल्कुल, परिवार जिसे कुल कहते थे हम्म, वो सबसे छोटी इकाई थी। हम्म, फिर गांव माने ग्राम, फिर कबीला, विश या जन, और इन सब से मिलकर बनता था राष्ट्र। और राजा। राजा होता था, राजन कहते थे उसे। ज्यादातर तो खानदानी ही होता था, पर शायद कभी कभी लोग चुनते भी थे। और राजा अकेला मालिक नहीं था, सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। अच्छा, वो क्या करती थी? शायद सलाह मशवरा करती होंगी। या राजा पर थोड़ा नियंत्रण रखती होंगी। हाँ। और इनके भगवान, क्या वो हड़प्पा वालों से अलग थे? हाँ, काफी अलग। सबसे ज्यादा जिक्र इंद्र का आता है, युद्ध और बारिश के देवता। फिर अग्नि, आग के देवता, जो यज्ञ के लिए जरूरी थे और माना जाता था कि देवताओं तक संदेश पहुंचाते हैं। और वरुण, जो दुनिया के नैतिक नियम, जिसे ऋत कहते थे, उसके रक्षक माने जाते थे। पूजा का तरीका यज्ञ था। हाँ, यज्ञ मुख्य तरीका था। और बलि नाम का एक टैक्स या नजराना भी था, जो शुरू में शायद लोग अपनी मर्जी से देते होंगे। फिर कहानी आगे बढ़ती है उत्तर वैदिक काल में, मतलब लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। जी। अब आर्य सिर्फ पंजाब के आसपास नहीं है, बल्कि पूरब की तरफ फैल रहे हैं, गंगा यमुना के मैदानों में। और इस फैलाव के साथ बड़े बदलाव आए। अब छोटे छोटे जन मिलकर बड़े इलाके यानी जनपद बन रहे थे। खेती का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ओ अच्छा, लोहे का इस्तेमाल। हाँ, लोहे के औजारों से जंगल साफ करना और गहरी जुताई करना आसान हुआ। इसका मतलब है ज्यादा पैदावार, ज्यादा आबादी और शायद ज्यादा लड़ाइयां भी। राजा अब ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। बिल्कुल, अब राजा बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जैसे राजसूय या अश्वमेध। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, बल्कि अपनी ताकत और अपना दबदबा दिखाने का तरीका भी थे। और वो जो सभा समिति थी, उनका असर कम हो गया। और समाज में? समाज में भी बंटवारा गहरा हो गया। वो जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अब ज्यादा पक्की और जन्म पर आधारित होने लगी। महिलाओं की स्थिति में भी पहले के मुकाबले गिरावट आई। इसी दौर में जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विचार भी पनपा। और ज्ञान विज्ञान कुछ खास हुआ इस दौर में? हाँ, ये वेदों के विस्तार और संकलन का समय था। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए। फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, जो यज्ञों और कर्मकांडों को समझाते थे। अच्छा। फिर जंगलों में लिखे गए आरण्यक, और सबसे आखिर में उपनिषद, जिनमें आत्मा, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु जैसे बहुत गहरे सवालों पर विचार किया गया। उपनिषद। और इसी दौर में भारत की 6 मुख्य दार्शनिक विचारधाराएं, यानी षड्दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनकी नींव पड़ी। यानी एक तरफ यज्ञ और कर्मकांड बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ इतने गहरे दार्शनिक सवाल भी उठ रहे थे। हाँ, और मजे की बात यह है कि इन सब के बीच चारवाक या लोकायत जैसा एकदम भौतिकवादी दर्शन भी था। चारवाक, वो क्या था? वो कहता था कि भाई जो दिख रहा है वही सच है, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, ये सब कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो। अरे, ये दिखाता है कि उस जमाने में भी विचारों की कितनी विविधता थी। लोग हर तरह से सोच रहे थे। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व आते आते माहौल काफी गर्म हो चुका था। एक तरफ बड़े बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा गया, वो आपस में ताकत के लिए लड़ रहे थे। इनमें मगध यानी आज का बिहार सबसे आगे निकल रहा था। सही। और दूसरी तरफ समाज में ब्राह्मणों के बढ़ते दबदबे और खर्चीले यज्ञों के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। और इसी माहौल से निकले 2 नए धर्म या कहें जीवन दर्शन, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हाँ, जैन और बौद्ध धर्म। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। आखिरी थे महावीर स्वामी। उन्होंने इंद्रियों को वश में करने, मतलब ब्रह्मचर्य, और खासकर अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अहिंसा पर? हाँ, इतनी अहिंसा कि खेती करने को भी कई बार गलत माना जाता था, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े मरते हैं। उनकी शिक्षाओं में 5 महाव्रत, 3 रत्न, सही विश्वास, ज्ञान, आचरण और अनेकांतवाद का सिद्धांत अहम है। अनेकांतवाद, ये क्या है? सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं। अच्छा। और किसी एक नजरिए से पूरी सच्चाई नहीं जानी जा सकती। जैसे वो कहानी है ना, अंधे और हाथी वाली। हाँ हाँ। कोई सूंड को सांप समझता है, कोई पैर को खंबा, कोई कान को सूप। हाँ। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, पर पूरा हाथी किसी ने नहीं देखा। अच्छा, मतलब दूसरों के नजरिए को समझना। बिल्कुल। और जैन मानते हैं कि सिर्फ इंसानों या जानवरों में ही नहीं, पत्थर और पानी जैसी चीजों में भी आत्मा होती है। सच में कमाल है। और बुद्ध, उनका रास्ता कैसा था? गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग सुझाया ना,
न तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, नहीं दुनिया के ऐशो आराम में डूब जाओ। बीच का रास्ता। हाँ, उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को खत्म करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, और इसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 बातें। हाँ, 8 सही बातें, जैसे सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही काम वगैरह वगैरह। तो बुद्ध ने भी उस समय के कर्मकांडों और जाति पाति का विरोध किया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने यज्ञों में पशु बलि को गलत बताया, जन्म के आधार पर ऊंच नीच को नहीं माना। उन्होंने आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज मानने से इनकार किया, अनात्मवाद। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म को माना कि आपके कर्मों का फल मिलेगा। अच्छा। दोनों ही धर्मों ने मोक्ष पाने का एक नया रास्ता दिखाया, जो वेदों से अलग था। एक और फर्क देखें तो जैन ईश्वर को दुनिया बनाने वाला नहीं मानते, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के होने या ना होने पर ज्यादातर चुप रहा, उसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। और उधर राजनीति में क्या चल रहा था? मगध कैसे सबसे ताकतवर बना? मगध की कहानी भी दिलचस्प है। पहले हर्यक वंश आया, राजा बिंबिसार बुद्ध के समय में थे। अच्छा, बिंबिसार। उनके बेटे अजातशत्रु ने, कहते हैं, अपने पिता को मारकर गद्दी छीनी। अरे। हाँ, और उसी का राज में पहली बौद्ध सभा मतलब संगीति हुई। फिर उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाकर उसे राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र, पटना। हाँ, वही जो आगे चलकर भारत की राजधानी बना रहा कई सालों तक। इसके बाद भी और वंश आए? हाँ, फिर शिशुनाग वंश आया, जिसके राजा कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध सभा हुई। और फिर आया नंद वंश। नंद वंश। महापद्मानंद को तो कुछ इतिहासकार भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि उसने आसपास के कई राज्यों को जीता था। अच्छा। नंद वंश का आखिरी राजा था धननंद। कहते हैं उसके पास बहुत बड़ी सेना और खजाना था, पर शायद वो जनता में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। और यहीं एंट्री होती है भारतीय इतिहास के एक बड़े नाम की, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल, कहते हैं चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान ब्राह्मण की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ये करीब 322 ईसा पूर्व की बात है। और ये भारत का पहला बड़ा संगठित साम्राज्य माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध ही नहीं जीता, बल्कि उत्तर पश्चिम में सिकंदर के सेनापति सल्यूकस निकेटर को भी हराया और आज के अफगानिस्तान तक अपना राज फैलाया। यूनानी लेखकों ने उसे सैंड्रोकोटस नाम से बुलाया है। सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त। और फिर आए उनके पोते अशोक, जिनका नाम सुनते ही महान शब्द जुड़ जाता है। अशोक, हाँ, राज लगभग 268 से 322 ईसा पूर्व तक। वाकई अनोखे शासक थे। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध, आज का ओडिशा। बिल्कुल, उस लड़ाई में इतनी मारकाट हुई, इतने लोग मारे गए कि अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म था क्या? नहीं, धम्म असल में धर्म से ज्यादा एक नैतिक कोड था, जीने का सही तरीका। अच्छा, जीने का तरीका। हाँ, इसमें बड़ों का आदर करना, नौकरों और छोटों से अच्छा बर्ताव करना, अहिंसा यानी जीवों को न मारना, सहनशीलता, दूसरे धर्मों का आदर करना, सच बोलना जैसी बातें थी। अशोक ने ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए पत्थरों के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए। ये लेख प्राकृत भाषा में हैं और ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में हैं। और इसी ब्राह्मी लिपि को सालों बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने पढ़ लिया। ये तो इतिहास समझने के लिए बहुत बड़ी खोज रही होगी। यकीनन। इन लेखों से हमें न सिर्फ अशोक की सोच पता चलती है, बल्कि उनके राजकाज के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। मौर्यों का शासन बहुत व्यवस्थित था। हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका। बिल्कुल, इनसे पता चलता है कि पूरा साम्राज्य प्रांतों, जिलों और गांवों में बटा था। टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी समाहर्ता और खजाना संभालने वाले सन्निधाता जैसे अलग अलग मंत्री अधिकारी थे। जासूसी का नेटवर्क भी बहुत तगड़ा था और सेना भी बहुत बड़ी थी। और कला, मौर्यों के समय की कोई खास पहचान? अशोक के बनवाए वो पॉलिश वाले पत्थर के खंभे, हाँ, खासकर सारनाथ का शेर वाला खंबा जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो तो बहुत मशहूर है। उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में चट्टान काटकर भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाएं बनवाईं। सांची जैसे स्तूपों को भी बड़ा करवाया। लेकिन अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। हाँ, उनके बाद के शासक उतने मजबूत नहीं रहे और साम्राज्य बिखरने लगा। मौर्यों के बाद क्या?